हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 6 के 6.6 वाले टॉपिक को बताने वाला हूं, जिसमें द्विस्तंभी रोकड़ बही दिया हुआ है। तो द्विस्तंभी रोकड़ बही के बारे में हमने जितना पढ़ा है उतना तो आप लोगों को पता होगा ना। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके जो उदाहरण है उसको देखने वाले हैं। तो देखो उदाहरण क्या है भाई। उदाहरण है आपका निम्नलिखित लेन देनों से दो खाने वाली रोकड़ बही बनाना। ये दो खाने वाली क्या होता है? देखो, दो खाने वाली मतलब दो खाने होना। जैसे एक खाना क्या कहलाएगा, एक खाना पूरा पैसे के लेन देन से संबंधित है ना, पैसे के लेन देन से। अब ये पहला खाना हो गया, ठीक है, जिसे हम सामान्य क्या बोलते हैं, सामान्य रोकड़ बही। लेकिन इसके साथ एक खाना और जोड़ देना, जैसे कि बैंक को, ठीक है, बैंक को जोड़ दिया, रोकड़ बही के साथ किसको जोड़ दिया, बैंक को जोड़ दिया। तो ये कहलाता है द्विस्तंभी रोकड़ बही। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, आगे और मैं बताऊंगा। जैसे त्रिस्तंभी होगा तो और कौन से खाना जोड़ा जाएगा तो त्रिस्तंभी कहलाएगा ना। तो पहले हम इस उदाहरण को देख लेते हैं, इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी को पैसा देते हो, चाहे सामान खरीदोगे तो भी आप पैसा दोगे, है ना, और किसी भी स्थिति में पैसा किसी को देते हो तो वो हमेशा क्रेडिट के साइड में लिखा जाएगा। अगर आपको कोई पैसा देता है, मतलब आपको कहीं से बेनिफिट होता है, जैसे आप सामान बेचते हो, ठीक है, सामान बेच रहे हो तो आपको पैसा मिल रहे हैं, या पैसा कोई दे रहा है, उधार लिए हैं उसको चुका रहे हैं, आपको दे रहा है, तो वो हमेशा डेबिट के साइड में लिखा जाएगा। ये बात याद रखना। ये जो अध्याय है इसका नियम है ना। चाहे आप सामान्य बनाओ, चाहे आप द्विस्तंभी रोकड़ बही बनाओ, चाहे आप त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाओ, यही नियम आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूँ। हल्का सा भी आप इसमें डाउट हुए ना तो फिर तो गया। देखो, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो पहला क्या लिखा है, हाथ में रोकड़ हाथ में लिखा है ना। इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास पैसा है तो ये डेबिट में लिखा है क्रेडिट में, ठीक है। हाथ में रोकड़ होने का मतलब होता है बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन पैसा तो आपके हाथ में है। तो आप बताओ, अब ये डेबिट में रहेगा क्रेडिट में रहेगा? आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो ये हमेशा डेबिट के साइड में लिखा जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? यहीं पे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रोकड़ बही का खाना तो आप बना लोगे, याद रखोगे तो आपको से रोकड़ बही का जो खाना है, जैसे डेट है ना, डेट है, विवरण है, वाउचर नंबर है, खाता पृष्ठ संख्या है, अमाउंट है, ठीक है, और बैंक अमाउंट है। अगर इन सभी को खानों को अगर देखा जाए तो ये बना लोगे ना। बनाने के बाद भरना क्या है, यही तो सबसे मेन बात है कि उसे डेबिट में रखना है कि क्रेडिट में रखना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हाथ में आपका पैसा है, इसका मतलब ये किस साइड में लिखा जाएगा, डेबिट के साइड में। आगे देखो, इसके बाद देखो माल क्रय किया कह रहे हैं ना, माल क्रय किया। तो माल अगर क्रय कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस साइड में लिखना है। और हाँ, यहाँ पे देखो बैंक अधिवर्ष दिया हुआ है, याद रखना। बैंक अगर अधिवर्ष कह रहा है तो 2,000 रुपया क्या हो गया, बैंक में जमा होने जा रहा है। मतलब 5,000 रुपया आपके हाथ में है और अधिवर्ष वाला जो टॉपिक है ये 2,000 रुपया जमा होने के लिए जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अधिवर्ष अगर शब्द आता है तो इसको सीधा किस साइड में लिखना है, क्रेडिट के साइड में। लेकिन क्रेडिट के साइड में किस साइड में लिखना है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक और जुड़ चुका है। एक तो रोकड़ था और एक क्या था, बैंक था, तो इसे बैंक में लिखना है। बैंक वाले जितने भी लेन देन होंगे उसे बैंक के साइड में ही लिखना है। तो क्रेडिट के साइड के बैंक में जाएगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। देखो, माल क्रय किया कह रहा है। क्रय, क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो जब आप कोई सामान खरीदोगे तो पैसा आप दोगे कि लोगे, बताओ? दोगे ना, डेफिनेटली पैसा दोगे। तो वो क्रेडिट रहेगा कि डेबिट रहेगा? सीधा क्रेडिट। अगर किसी को आप पैसा देते हो, चाहे माल खरीदो चाहे कुछ भी करो, उसको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट पे लिखना है। क्लियर हुआ ये टॉपिक? आगे देखो, माल बेचा कह रहा है। अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक, माल बेचा। तो माल बेच रहे हैं तो इसको क्या लिखोगे, क्रेडिट की डेबिट। माल बेच रहा है मतलब आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इसका मतलब डेबिट है, डी आर के साइड में लिखना है, ठीक है। सोनू से रोकड़ मिला, पैसा मिल रहा है तो इसको कहाँ पे लिखना है, डी आर के साइड में लिखना है, ठीक है। आपको पैसा मिल रहा है मतलब मैंने सामान बेचा या फिर जो भी स्थिति, चाहे कर्ज जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा प्रक्रिया, मुझे पैसा वापस मिल रहा है तो मैं इसे डेबिट में लिखूंगा। देखो, रानू से भी होगा, राम से भी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी डेबिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैंक में जमा किया कह रहे हैं, तो बैंक में अब जमा कर रहे हैं, तो बैंक में जमा करने जाता है तो भाई ये कौन से साइड में जमा होगा ये बताओ, क्रेडिट के साइड में कि डेबिट के साइड में जमा होगा? तो बैंक में अभी जमा करने जा रहे हो ना, जमा कर रहे हो, तो जमा जो प्रक्रिया होगा वो डायरेक्ट बैंक के साइड में तुरंत नहीं जाएगा, ठीक है। ये अभी कहाँ पे जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के साइड में जाएगा, जो रोकड़ साइड है उसी साइड में जाएगा, ठीक है। सोनू को चेक दिए, सोनू को चेक दिए कह रहे हैं, तो सोनू को अब यहाँ पे देखो चेक दिए। पैसा जमा वाला प्रक्रिया ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जमा की बात कर रहा हूँ, तो पैसा जमा होने जाएगा ना, वो कभी भी बैंक के साइड में नहीं, सिर्फ चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से जो जमा होगा वही पैसा ही सिर्फ बैंक के साइड में लिखा जाएगा ना।
जो नगद कैश लेन देन है वो नहीं होगा। लेकिन जैसे चेक दे रहे हो, ड्राफ्ट दे रहे हो, जैसे अधिवर्ष कह रहे हो ना, आधे साल के लिए बैंक के जो चेक ड्राफ्ट रहता है वो एक लिमिट, टाइम लिमिट तक, तो इस माध्यम से अगर होता है जमा लेन देन तभी वो बैंक के साइड में लिखा जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो सोनू को चेक दिया, तो चेक दे रहे हैं, तो चेक दे रहे हैं मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ किसको, तो मेरे हाथ से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है, लेकिन पैसा तो जा रहा है ना, तो ये किस साइड में जाएगा, क्रेडिट के साइड में, बैंक के साइड में लिखा जाएगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ वही पूरा प्रक्रिया। देखो यहाँ पे जो जो घटना हुआ है ना, जितने जितने डेट में, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हाथ में पैसा था ना, देखो ये डेट हो गया, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में लिख लेना है, दिनांक लिखना है, पार्टिकुलर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब विवरण होता है, वीसी है ना, इसका मतलब क्या होगा, वाउचर नंबर है, आप इसे वाउचर नंबर लिख सकते हो। ठीक है, और ये LF खाता पृष्ठ संख्या है, अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद बैंक अमाउंट है। तो सेम टू सेम प्रक्रिया जो ये जो डेबिट के साइड में है वही प्रक्रिया पूरा का पूरा यहाँ पे देखो क्रेडिट के साइड में भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलो डेट टू डेट चलेंगे। ठीक है, 2006 की घटना है, 1 मार्च का घटना। देखो 1 मार्च को उसके हाथ में क्या था, बैंक था, तो यहाँ पे मतलब रोकड़ में पैसा था ना, तो आप क्या कह सकते हो, रोकड़ हाथ में है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो टू बैलेंस BD लिखा हुआ है, आप इसको हाँ हिंदी में लिख सकते हो रोकड़ हाथ में। ठीक है, हिंदी में आप जब लिखोगे तो रोकड़ हाथ में आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद अगला डेट है, नहीं डेट तो यही है, अधिवर्ष भी था ना, अधिवर्ष। तो इसके बाद जो टॉपिक था वो था बैंक अधिवर्ष का था। तो बैंक अधिवर्ष 2000 रुपये मैंने बताया था ना, तो देखो बाई, देखो हिंदी में रहेगा तो आपको क्या क्या, देखो ये टू का मतलब क्या हो गया, टू का मतलब से संबंधित है ना, से तो से संबंधित रहेगा, क्योंकि ये डेबिट के साइड में है तो हर बार से रहेगा। लेकिन बाई कब लग जाएगा अंग्रेजी में देखो बाई कब लग जाएगा, बाई का मतलब को होता है ना, तो बाई तब लगेगा जब आप क्रेडिट के साइड में लिखोगे। तो मैं आपको हिंदी में बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस को क्या कर रहे हो, 2000 रुपया अधिवर्ष की बोल रहे हैं ना, तो बैलेंस को डाल रहे हो, तो बैंक में डाल रहे हो, तो अधिवर्ष वाला जो टॉपिक है चेक की प्रक्रिया जैसा होता है, इसलिए 2000 क्रेडिट के साइड में जाएगा और बैंक के साइड में जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखो 3 तारीख को हुआ था माल क्रय किया, है ना, हिंदी में हम इसे कहते हैं माल क्रय किया, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परचेस करना। ठीक है, तो देखो 3 तारीख की घटना कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो क्रय करना मतलब क्या हो रहा है, आप कोई सामान खरीद रहे हो और आप किसी को पैसा दे रहे हो। पैसा देने का मतलब क्या है, क्रेडिट की साइड में लिखना, मैंने बताया भी था ना, जब आप किसी को पैसा दोगे तो क्रेडिट की साइड में लिखोगे। तो यहाँ पे देखो 4000 रुपया का क्या हुआ, माल खरीदा, तो हिंदी में लिख सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्रय खाता। ठीक है, क्रय खाता कोल कह सकते हो, क्योंकि ये क्रेडिट के साइड में, इसलिए को लगाना जरूरी है। ठीक है, क्रेडिट के साइड में को लगाना है, हिंदी में लिखोगे तो क्रय खाता को 4000 रुपया। ठीक है, 4 तारीख पे आते हैं, तो 4 तारीख को क्या होगा, अब माल बेच रहा है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा किस साइड में लिखा जाएगा, डेबिट के साइड में। तो देखो ये रहा, डेबिट के साइड में आ गया। ठीक है, डेबिट के साइड में, तो अंग्रेजी में लिखा है टू सेल AC लिखा है, हिंदी में अगर लिखना है आपको तो इसको हम लिख सकते हैं माल बेचा। तो माल बेचा मतलब गुड्स, हिंदी में यहाँ पे सेल्स बस लिख दिया है ना, तो माल बेचा, माल से लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो विक्रय, है ना, क्योंकि बेच रहे हो तो विक्रय कर रहे हो, तो विक्रय से लिख सकते हो, विक्रय से भी लिख सकते हो, हिंदी में विक्रय से, क्रय और एक विक्रय, तो विक्रय मतलब बेचना हो गया। ठीक है, तो विक्रय से लिख सकते हो हिंदी में। तो 3000 का बेचा है ना, 3000 इस तरीके से। इसके बाद अगला डेट पे आते हैं। ठीक है, अगला डेट क्या है, 9 तारीख। तो 9 तारीख पे आते हैं, तो देखो राम से इसे पैसा, एक तो रानू से पैसा प्राप्त हो और राम से पैसा प्राप्त हो, रामू से लिखो और राम से दोनों एक साथ लिख लो। देख लो डेट है 7 और 9, 7 तारीख भी बचा था क्या, हाँ 7 तारीख भी बचा था। ठीक है, तो देखो 7 और 9 का हुआ था, 6000 रुपये रानू से प्राप्त हुआ और राम से भी 2000 प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से दोनों को लिख लेना। ठीक है, और ये सब अमाउंट वाले लाइन पे है, मतलब रोकड़ लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 17 तारीख पे आते हैं, तो 17 तारीख पे बैंक में जमा कह रहा है, तो बैंक में कैश जमा करने जा रहा है ना, चेक और ड्राफ्ट में जमा करने नहीं जा रहा है, तो ये किस साइड में रहेगा, आप किसी को पैसा दोगे तो किस साइड में लिखना है आपको, क्रेडिट के साइड में। तो देखो ये रहा। ठीक है, बैंक को, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है बैंक को। ठीक है, बैंक को। ठीक, अब 20 तारीख को फिर देखते हैं। 20 तारीख को सोनू को चेक दे रहा है ना, तो चेक दे रहा है, तो ये चेक के साइड में यहाँ पे आ जाएगा 700 रुपये चेक। ठीक है, ये पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आया। अब इसका क्लोजिंग डेट कौन सा है भाई, 31 तारीख है ना, तो 31 तारीख यहाँ पे देखो। ठीक है, पहले आपको क्रेडिट साइड में वो क्लोजिंग डेट को लिखना है। ठीक है, तो 31 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब वो माह का अंतिम डेट है।
तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये शेष राशि वाला है ना, हिंदी में जब भी लिखोगे तो अंग्रेजी में बाई बैलेंस सीडी लिखा है, मतलब शेष राशि। तो आपको क्या लिखना है, शेष बैलेंस हिंदी में लिखना है, 31 तारीख लिखना है और शेष बैलेंस लिखना है। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे, देखो ये 4000 जोड़ोगे कितना होगा, 8000 होगा। ठीक है, ये 8000 हो गया। अब 8000 हो गया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सबको भी जोड़ना है, तो ये कितना होगा, 2000 और प्लस 700 कितना हो जाएगा, 2700। ठीक है, 2700 हो गया। ठीक है, अभी ये जो नीचे में दिया है उसको अभी आपको नहीं लेना है, ये 8000 को नहीं लेना है। ठीक है, ये 8000 कहीं से आया है, ये मैं अभी आपको बताने वाला, ये दोनों जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़े हैं, है ना, इससे पहले हम किसको कर लेते हैं, यहाँ पे जो राशि है ना इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमें डेबिट को जोड़ना है, तो डेबिट को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 3 6 2, 16000 होगा। और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 4000। ठीक है, तो ये 16000 हो रहा है, कौन से साइड, इस साइड, तो 16000 हो रहा है, जबकि ये साइड 16000 नहीं हो रहा है, तो दोनों को बराबर लिखना है। तो 4 4 8000 हो गया और 8000 को यहाँ पे क्या करना है, 16000 में इन्हीं ये जो 8000 अमाउंट जो बना है ना चर करके, इनको 16000 में घटाओ, कितना आ गया, 8000। तब यहाँ पे लिखना है शेष राशि 8000 बचेगा, तो 8000 यहाँ पे आ गया। अब इसको जोड़ो, बैंक वाले साइड को 4000 हो गया और यहाँ पे कितना है, 2000 प्लस 700, 2700 है ना, 2700 के 4000 में घटाओ, कितना आएगा, 1300। तो यहाँ पे आ गया ये 1300। ठीक है, तो इस तरीके से बचा। अब इसी 8000 और 1300 को कहाँ पे लिखना है, अगले महीना के डेबिट के साइड में लिखना है और अगले महीने के पहले डेट में लिखना है। ठीक है, तो अगले महीना का पहला डेट क्या होगा, 1 अप्रैल। ठीक है, तो शेष बैलेंस राशि को आपको क्या लिखना है, अगले महीने को शेष बैलेंस राशि से, तो 8000 को आपको यहाँ पे और 1300 को यहाँ पे, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेट यहाँ पे भूल गया हूँ ना, एक डेट और था जो अगला उदाहरण है, उसमें था यहाँ पे 1 तारीख को था। ठीक है, 1 तारीख को यहाँ पे मैं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, 1 तारीख को यहाँ पे 1 तारीख को है रोकड़ बही, है ना, रोकड़ बही लिखा हुआ था, रोकड़ बही, और रोकड़ बही में 8700 रुपये थे। ठीक, 8700। फिर इसमें अधिवर्ष भी है, बैंक अधिवर्ष है ना, बैंक अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष लिख देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा, अधिवर्ष। ठीक है, 4300 रुपये है, 4300 रुपये बैंक अधिवर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ से समझेंगे कि इसे डेबिट के साइड में लिखना है कि किसे क्रेडिट के साइड में लिखना है। ठीक है, तो पहला है बैंक, मतलब ये रोकड़ बही है। ठीक है, तो रोकड़ बही को आपको मैंने पहले ही बता दिया था, रोकड़ बही हमेशा क्या होता है, अपने हाथ में पैसा होता है। तो अपने हाथ में पैसा मतलब क्या होगा, CR के साइड में। ठीक है, क्लियर हुआ, CR के साइड में। इसके बाद बैंक अधि, बैंक अधि को कहाँ पे लिखना है आपको, भाई बैंक अधि मतलब हमेशा क्रेडिट के साइड में ही जाएगा, और ये किस साइड में जाएगा, बैंक के साइड में। तो ये एक मिनट, रोकड़ बही, ये DR है, मैं भूल गया था, CR लिख दिया था ना। रोकड़ बही क्या होगा, मतलब आपके हाथ में पैसा है, मतलब ये DR होगा। ठीक है, बैंक अधि क्या होगा, हमेशा बैंक अधि को आपको लिखना है बैंक के साइड में, क्योंकि ये चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रोकड़ तो नहीं है, रोकड़ नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, आप किसी को दे रहे हो तो ये कहाँ पे जा रहा है, बैंक पे जा रहा है, तो बैंक के साइड में लिखा जाएगा, तो ये CR में बैंक के साइड में लिखा जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला टॉपिक देखो, जो घटना हुआ है ये तो आपको पता होगा ना, ये देख सकते हो। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, डेट, पार्टिकुलर्स है ना, विवरण, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ संख्या, अमाउंट और बैंक। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो अभी मैंने बताया था वो पहला, सबसे पहले हमने देखा, देखो 1 अगस्त की घटना है, आपके हाथ में कितना पैसा है, 8700 रुपये था ना, 8700 रुपये। तो आपको किस साइड में लिखना है, देखो DR के साइड है, ये DR वाला है, तो DR के साइड में लिखना है, मतलब डेबिट के साइड में लिखना है। ठीक है, इसे हमने हिंदी में क्या कहते हैं, विकलन। ठीक है, और क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, CR मतलब क्रेडिट, इसको हम समाकलन कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में आप बना सकते हो। ठीक है, जिनको जो भाषा अच्छा लगे वो बना सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी में बताते जा रहा हूँ, फिलहाल ये तो पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि अंग्रेजी में भी आसान है, अब हिंदी में भी आसान हो गया होगा। तो चाहो तो आप हिंदी में बना लो, चाहो तो आप इसे अंग्रेजी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD लिखा है, इसका मतलब है रोकड़ बही से। आप हिंदी में लिख सकते हो रोकड़ बही से, कितना लिखोगे, 8700 रुपये, डेबिट के साइड में रहेगा। अब बैंक अधिवर्ष भी था ना, बैंक अधिवर्ष, तो अधिवर्ष को किस साइड में लिखना है, तो मैंने क्या बताया था, क्रेडिट के साइड में लिखना है और बैंक के साइड में लिखना है। ठीक है, बैंक अमाउंट, तो 4300 रुपये यहाँ पे आ गया, क्लियर हुआ। इसको क्या लिखना है, बैंक को
ठीक है, बैलेंस लिखा हुआ है, इसको आप बैंक को भी लिख सकते हो, तो बैंक को लिख सकते हो, मतलब अंग्रेजी में क्या होगा, बैंक बाई बैंक, इस तरीके से ना, यहाँ पे बाई बैलेंस BD लिखा हुआ है, आप इसको ऐसी प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 तारीख की घटना देखते हैं। 2 तारीख की घटना में क्या है, राम से चेक प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पे चेक की बात हो रहा है, चेक की प्राप्त, और कितना प्राप्त हो रहा है, 1000 रुपया। ठीक है, राम से चेक प्राप्त हो रहा है, तो ये चेक प्राप्त हो रहा है तो मुझे मिल रहा है, समझो मुझे मिल रहा है, लेकिन चेक के रूप में मिल रहा है मुझे, तो ये किस साइड में लिखा जाएगा, भाई मुझे मिल रहा है मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, DR होगा, डेबिट की साइड में होगा। लेकिन पैसा चेक के रूप में आ रहा है, तो इसे रोकड़ में लिखना है, अमाउंट में लिखना है, या मतलब रोकड़ अमाउंट एक ही है ना, तो रोकड़ में लिखना है कि बैंक में लिखना है, अब बताओ। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब आपको चेक के थ्रू प्राप्त होता है, ड्राफ्ट के थ्रू प्राप्त होता है, तो उसको बैंक के साइड में लिखना है, तो इसे बैंक के साइड में लिखना है। ठीक है, डेबिट के साइड में, बैंक के साइड में कैसे लिखोगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो राम से लिखना है ना, तो यहाँ पे हिंदी में जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखा है, देखो राम को लिखा है ना, टू राम लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे टू राम लिखा है। तो टू राम को अगर हिंदी में लिखना जाओ तो टू का मतलब क्या होता है, से होता है, तो राम से, तो राम से चेक प्राप्त हुआ है कितने का, 1000 का, है ना। तो 1000 का चेक, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, ये अमाउंट में लिख दिया है ना, अमाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेक दे रहा है तो चेक जो दे रहा है वो चेक के साइड में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, ये गलती हो गया है। ठीक है, 1000 राम से प्राप्त हो रहा है, तो राम से अगर 1000 प्राप्त हो रहा है और चेक के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो चेक के रूप में प्राप्त होगा तो चेक के साइड में लिखना है। ठीक है, यहीं पे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती होते रहता है, इसको सुधार लेना। ठीक है, तो राम से चेक प्राप्त हो रहा है, तो चेक प्राप्त हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला डेट क्या है, 3 तारीख को राम का चेक बैंक, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है, ठीक समझ में आ गया, यहाँ पे गलती है ना, चेक प्राप्त हुआ, अभी बैंक में जमा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 1000 को क्या किया है, डेबिट के साइड में ही है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैंने जमा नहीं किया, मुझे सिर्फ मिला है, मतलब मेरे पास अभी पैसा आया है, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट पे लिखना है। अब वही चेक क्या होगा, मैं बैंक में जमा, मतलब ये जो चेक है ये बैंक में जा रहा है, समझो, है ना, तो बैंक में जा रहा है तो वो डायरेक्ट क्या होगा, देखो प्राप्त हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है कि मुझसे ये चेक दूसरे से प्राप्त, मतलब मुझे जो ये चेक मिला है ये दूसरे से प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं बैंक में जाऊँगा तो मैं इसे क्रेडिट में लिख दूंगा, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, प्राप्त तो मुझे हुआ है और अभी मुझे ये पैसा मिला नहीं है, तो चेक के रूप में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कैश AC अकाउंट में लिखना है। ठीक है, डेबिट के साइड में ही रहेगा ये। ठीक है, वही पैसा है, ठीक है, जो राम से जो चेक प्राप्त हुआ था वही पैसा है, तो राम का चेक बैंक में अब जमा किया 1000 रुपये का, तो अब ये जमा कर रहा है, मतलब दूसरे से मुझे मिला है, मेरा पैसा नहीं है। ठीक है, दूसरे से मिला है, इसलिए यहाँ पे 1000 को डेबिट के साइड में लिखना है, वरना आपको पता चलता है कि आप इसको कहाँ पे लिख दोगे, भाई क्रेडिट के साइड में डाल दोगे, क्योंकि ये पैसा आप जमा करने जा रहे हो, तो जमा करने जा रहे हो इसलिए इसे क्रेडिट में नहीं डालना है। ठीक है, वो दूसरे का पैसा है जो मुझे मिला है, और मिला है मतलब मुझे बेनिफिट हुआ है, तो मैं इसे अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ, मतलब मेरे पास ही ये पैसा आ रहा है ना, हालांकि वो चेक के थ्रू आ रहा है। तो मान सकते हो कि ये जो पैसा चेक के थ्रू आपको मिला है, तो डायरेक्ट अगर ये प्रक्रिया उसी व्यक्ति के थ्रू किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता, भाई डेबिट ही कहलाता है ना, मतलब आपको मिल रहा है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हुआ है, समझो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला डेट देखते हैं, इसके बाद है 6 तारीख, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, तो देखो पैसा आ रहा है, फिर से ये किस साइड में चला गया, भाई अगर पैसा आपको मिल रहा है इसका मतलब ये है DR के साइड में, है ना, तो चलो नगद माल बेचा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, विक्रय, है ना, तो विक्रय लिख लेना है। ठीक है, सेल्स AC अकाउंट यहाँ पे लिख रहा है, तो आपको यहाँ पे विक्रय से लिख लेना है। ठीक है, ये विक्रय से कितने का, 1800 रुपये का। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक। ठीक है, पैसा आ रहा है, नगद वाला है। अगला डेट देखो, मोहन से क्या प्राप्त हो रहा है, चेक प्राप्त हो रहा है, तो देखो मोहन से चेक प्राप्त हुआ, है ना, तो मोहन से ये 8 तारीख को क्या हो रहा है, चेक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे लिखोगे, चेक प्राप्त हुआ है ना, चेक को अभी बैंक में जमा नहीं किया है, ये बात भी याद रखना। तो चेक प्राप्त हुआ है कितने का, 1200 रुपये, तो आपको पता है कि हाथ में पैसा आ रहा है, सिर्फ इसको कहाँ पे लिखना है, DR के साइड बस में लिखना है। ठीक है, DR के साइड में लिखना है, तो मोहन से बस लिखना है, और DR के साइड में कितना लिखना है, मतलब अमाउंट वाले जो रोकड़ साइड है उसमें कितना लिखना है, 1200 रुपये बस। ठीक है, इसे मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसको भी, मोहन का चेक श्याम को
क्या रहे, बेचान कर दिया। ये बेचान कर दिया क्या है यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलो अजीब से शब्द है, लेकिन मोहन के चेक को किसी दूसरे को दे दिया, श्याम को दे दिया गया है कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ चेक को बदला जा रहा है, अभी भी बैंक में नहीं गया है। तो क्या करोगे, दिया जा रहा है, ये भी डेबिट के साइड पे ही रहेगा। ठीक है, चेक को बस दूसरे को दिया है, तो ये भी क्या एक प्रकार का रोकड़ ही है। तो एक जगह से दूसरे जगह गया है, बेचान कर दिया गया कह रहा है, तो ये डेबिट से नहीं बदलेगा, याद रखना। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, डेबिट से बदलेगा। क्योंकि आपके पास, जैसे मान लो मेरे पास पैसा आया है ना, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वही चेक जो मुझे मिल रहा है मैं उसको दूसरे को दे रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली कहाँ जाएगा, डी आर के साइड में जाएगा। ठीक है, कहाँ, डी आर नहीं, सी आर के साइड में जाएगा। ठीक है, किस साइड में जाएगा, सी आर के साइड में चला जाएगा। ये रहेगा डी आर के साइड में। पहले मुझे चेक मिला, ठीक है, 8 तारीख को, और 10 तारीख को मैंने क्या किया, इसको श्याम को दे दिया। ठीक है, तो चलो पहले इन दोनों घटनाओं को देख लेते हैं, क्या जो मैंने बताया वो वाकई में हुआ है कि नहीं। पहले डी आर में जाएंगे, उसके बाद सी आर में जाएंगे ना, 1200 रुपये का है। तो देखो यहाँ पे आते हैं, 6 तारीख का है, तो 6 तारीख को देखो ये रहा, मोहन से प्राप्त हुआ, तो देखो मोहन से, ठीक है, 6 नहीं 8 तारीख का था ना, हाँ ठीक है 8 तारीख का था। तो 8 तारीख का मोहन से पहले प्राप्त हुआ। अब मोहन के चेक को किसको दे रहे हैं, श्याम को। तो देखो श्याम को वही 1200 दे रहे हैं, तो श्याम को ये देखो 1200। ठीक है, क्लियर हुआ कि सी आर के साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद है 12 तारीख की घटना। देखो राजेश से चेक मिला और इसे बैंक भेज दिया। देखो राजेश से चेक मिल रहा है ना, कितने का, 1500 रुपये का, और इस 1500 रुपये के चेक को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बैंक भेज दिया। मतलब चेक मिला और बैंक भेज दिया, मतलब मेरे हाथ में वो पैसा नहीं आया, सीधा बैंक जा रहा है, समझो। ठीक है, तो बैंक जा रहा है, तो क्या हुआ भाई, पैसा आया है लेकिन मैंने उसे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये प्रक्रिया चेक के थ्रू हो रहा है ना, चेक के थ्रू। तो इसको किस साइड में लेना है, मुझे मिल रहा है, मतलब ये 100% डी आर के साइड में जाएगा। ठीक है, 1500 डी आर के साइड में चला गया। अब 15 तारीख को देखो, वीजा से सीधा हमारे बैंक में, वीजा ने सीधे हमारे बैंक खाते में जमा कराया, कितना, 500 रुपया। तो सीधा जमा करा रहा है, ध्यान देना। अब वो जमा किस स्थिति में करा रहा है भाई, चेक के थ्रू हो सकता है, पावती वाला भी होता है प्रक्रिया, तो डायरेक्ट जमा हो रहा है, मतलब मुझे रोकड़ नहीं मिला है। तो ये भी क्या होगा, ये भी डी आर के साइड में जाएगा और बैंक के साइड में जाएगा। ठीक है, दोनों बैंक के साइड में चला गया। ठीक है, 15 तारीख का भी हो गया, दोनों देख लेंगे डी आर के साइड में। ठीक है, 20 तारीख को भी देख लेते हैं। बैंक ने सूचित किया कि राजेश का चेक अनादरित हो गया। 1500 रुपये का जो चेक था वो क्या हो गया, अनादरित। अब ये 1500 रुपये का जो चेक है, अनादरित होने का मतलब क्या होता है, मुझे भी देखना पड़ेगा, अंग्रेजी में क्या लिखा है, नोटिस दैट राजेश चेक हैज बीन, ठीक है, अनादरित हो गया, मतलब ये रिजेक्ट हो गया, समझो 1500 का है। तो पहले दोनों प्रक्रियाओं को कर लेते हैं। ठीक है, 1500 चेक का अगर रिजेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, मतलब कहीं पे भी नहीं रहेगा, बस वहाँ पे लिखा बच जाएगा और अगले कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, अनादरित होने वाले प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। तो 12 और ये, ठीक है, 2 डेट है जिसमें क्या हुआ है, डी आर हुआ है। ठीक है, 12-15 को देखो, तो 12-15 आपको पता चल गया होगा, डी आर के साइड में लिखा है, मिलेगा। देखो 12 तारीख 15 तारीख है ना, राजेश से प्राप्त हुआ है और विजय से। तो देखो ये 1500 और ये 500। ठीक है, 500 का, लेकिन जो 1500 का जो चेक है वो क्या हो गया था, 1500 चेक जो है वो क्या हो गया था, 1500 चेक जो है वो अनादरित हो गया था ना, किस, अनादरित हो गया था। तो राजेश का जो चेक है वो मान लो बाउंस हो गया। ठीक है, तो बाउंस हो गया तो वापस कहाँ पे चला जाएगा, वापस जहाँ से आया था वहाँ पे चला जाएगा, तो उसमें चार्ज भी जुड़ जाएगा। ठीक है, चार्ज भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो राजेश को 20 तारीख का था, देखो वापस चला गया। ठीक है, 1520 रुपये का हो गया अभी, क्योंकि चेक अगर बाउंस होता है तो उसमें कुछ चार्ज जुड़ता है। ठीक है, चार्ज जुड़ जाता है, अगर उसको फिर से लगाओगे, अगर फिर से बाउंस होगा तो फिर से चार्ज जुड़ जाएगा, तो यही होता है। ठीक है, ये बाउंस हो गया कह रहा है। ठीक है, तो 1520 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक, समझ में आया। चलो आगे देखो, एकदम मतलब छोटे छोटे चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो, है ना, बैंक ने इसे व्यय के लगाया क्या था, यहाँ पे लिखा भी है 20 रुपये चार्ज जुड़ गया था। ठीक है, इसके बाद देखो 25 तारीख को, निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकालें। बैंक से निकाल रहे हो 400 रुपया, तो इस 400 रुपये को कहाँ की साइड में लिखोगे, देखो जब भी आप पैसा, जब आप जमा करते हो या निकालते हो ना, तो निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले कह रहे हैं। तो बैंक से जब आप निकालोगे तो बैंक से ये निकल रहा है,
तो बैंक खाता से लेन देन हो रहा है ना, तो इसको कहाँ पे लिखोगे, निजी कार्यों के लिए। और अगर आप अपने कार्य के लिए निकाल रहे हो, इसका मतलब आप इसका उपयोग किसी न किसी कार्य में करोगे, चाहे आप सामान खरीदने में चाहे किसी में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्रेडिट की डेबिट। देखो आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसे डेबिट में रखना है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि आप निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाल रहे हो, मतलब इस पैसे का उपयोग कोई सामान खरीदने के लिए करोगे, इसलिए ये CR बनेगा। ध्यान से देखना, इसने ये नहीं कहा है कि बैंक से सिर्फ निकाला, इसने क्या कहा है, निजी कार्य के लिए, मतलब कोई सामान खरीदने के लिए आप निकाल रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक से निकाला बस होता तो ये DR के साइड में जाता, और अगर इस प्रकार से कहता है कि निजी प्रयोग के लिए, तो इसका मतलब ये CR के लिए, मतलब आप कुछ न कुछ खरीदे हुए, ये कहने का मतलब इसका। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो CR हो गया, ये बैंक में जमा किया, ठीक है। तो बैंक में जमा किया, कितना जमा कर रहे हैं भाई, 600 रुपया, ठीक है, 600 रुपये जमा कर रहे हैं। तो बैंक के साइड में आपको लिखना है, ठीक है, बैंक। तो ये जो है CR के बैंक में जाएगा और ये DR के बैंक में जाएगा, जमा करने जा रहा है तो DR और CR के बैंक में, ठीक है। इसके बाद देखो 29 तारीख को माल बेचा हुआ धनादेश प्राप्त किया, ठीक है। माल बेचोगे तो भाई आपको पैसा तो मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, DR के साइड में रहेगा, है ना। 29 तारीख को। और 30 तारीख को देखो बैंक ने अधिवर्ष पर ब्याज लगाया, ठीक है। कितना ब्याज लगा रहा है, 70 रुपया, तो बैंक से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो बैंक ने ब्याज लगाया कह रहा है, तो ये होगा CR के साइड में रहेगा और 70 रुपया को बैंक के साइड में लिखना है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी घटनाएं। देखो पहला क्या हुआ था, 400 रुपये का था ना, तो 400 रुपये वाला देखो ये रहा, ठीक है। 400 रुपये वाला देख सकते हो, तो क्या होगा, निजी प्रयोग के लिए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको हिंदी में जब लिखोगे तो हिंदी में आप इसको लिख सकते हो निजी खाता को, ठीक है, निजी खाता को लिखना है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखना है, निजी खाता को लिखना है, 400 रुपये बैंक के साइड में लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 600 रुपये, है ना, इसके बाद 600 रुपये जमा किया था, ठीक है। तो 600 रुपये बैंक में जमा किया था, तो 600 रुपये को कहाँ पे लिखना है आपको, 600 रुपये को बैंक में जमा किया था, तो ये रहा, ठीक है। बैंक वाले लाइन में आपको लिखना है बैंक में जमा किया, ठीक है। अब ये जो बैंक में जमा हुआ है ना, तो ये पैसा जो है ये इस साइड में भी जाएगा, ठीक है, बैंक जमा को, ठीक है। 600 रुपये 2 जगह चले जाएगा, ठीक है, यही हो गया, यहाँ से यहाँ भी चला गया, ठीक। इसके बाद अगला प्रक्रिया क्या हुआ था, अगला प्रक्रिया हुआ था 2500 रुपये का माल बेचा था, तो देखो विक्रय खाता से लिखना है, ठीक है, अमाउंट के साइड में लिखना है, 2500 रुपये का माल बेचा, मतलब 2500 रुपये उन्हें मिला, ठीक है। तो ये हो गया 2500 रुपये मिला। अब 70 रुपये क्या हो गया, बैंक में अधिवर्ष ब्याज मिला, तो मैंने क्या बताया, CR के साइड में लिखा, बैंक के साइड में ये रहा 70 रुपये, है ना, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज खाता को इस प्रकार से लिखना है। अब इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15,200 आएगा। अब इस वाले लाइन को भी जोड़ लो, तो जोड़ोगे कितना आएगा, 6,200 आ जाएगा। अब ये जो दिखाई दे रहा है इसको आपको जोड़ना है, ठीक है, इन सभी को। यहाँ पे ये 3 ही दिखाई दे रहा है, ये 12,400 नहीं है, ठीक है। 12,400 जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो शेष राशि वाला है, जो क्लोजिंग डेट होता है ना, 31 तारीख को महीने का क्लोजिंग डेट है, तो इस क्लोजिंग डेट के डेट में आपको लिखना है। तो 15,200 में ये जो 1,000, 1200 और 600 को जोड़ने के बाद घटाओगे तब आ जाएगा 12,400 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, 6,290, है ना, 6,290, और इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ोगे तो ये भी 6,290 होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ठीक है, कोई भी शेष नहीं बच रहा है बैंक के साइड में, लेकिन अमाउंट के साइड में शेष बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जैसे ये लिखा है और वैसे यहाँ पे भी लिख देना है, ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो 1 सितंबर, अगस्त का माह था ना, अगस्त के माह के बाद क्या आता है, सितंबर आता है, तो सितंबर महीने का आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो सितंबर महीने के लिख दो। तो सितंबर महीने में देखो क्या हुआ था, तो सितंबर महीने का है, सितंबर महीने में 1 सितंबर को यहाँ पे जो बचा राशि है ना, उसी को आपको यहाँ पे अमाउंट में लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विस्तंभी रोकड़ बही बनाया जाता है। तो द्विस्तंभी रोकड़ बही पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद त्रिस्तंभी देखेंगे। देखो एक स्तंभी में क्या था, सिर्फ रोकड़ बस था, द्विस्तंभी में बैंक जुड़ गया, त्रिस्तंभी में अब इस बार बट्टा जोड़ने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ है, एक स्तंभी, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी क्या होता है आपको पता चल गया। बट्टा मतलब कोई छूट दे रहा है दुकानदार, तो वो छूट को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2 उदाहरण कंप्लीट हो गया।